हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का बीपीएससी 109 का एग्ज़ाम है। एंड अगर आप लोग लास्ट मिनट पे रिवीजन कर रहे हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का स्पेशली, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, मैं उन सब का रिवीजन इसी वीडियो में कराने वाली हूँ। एंड ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखना चाहिए बिकॉज इसमें सारे टॉपिक्स का एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि अगर कल क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर लिखना है। ओके, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, जिसका हमें मीनिंग समझना है बिकॉज यही आपके सब्जेक्ट का कोड है। तो ये इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है। ओके, हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं फॉलो करता, हर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं प्रैक्टिस होता। इसलिए हमें अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल्स को समझना जरूरी होता है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यहाँ पे जो मतलब दे रखा है, अगर हम कोर मीनिंग समझें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एनालाइज करती है। जैसे इंडिया और यूएस का सिस्टम सेम है या डिफरेंट, और ऐसा क्यों है। ओके, इसका मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना। इसमें हम देखते हैं पावर कौन यूज करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और सिटीजन्स गवर्नमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ओके, अगर हम एवोल्यूशन ऑफ एनालिसिस देखें, यानी कि पहले हम कैसे समझते थे चीज़ें और अब कैसे समझ रहे हैं, तो पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किए जाते थे, लेकिन अब इन सब का डेटा यूज होता है, इस पे केस स्टडीज होती हैं और क्रॉस कंट्री कंपैरिजन होता है। स्पेशली हम लोग इसमें ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी वाले कंसेप्ट को पढ़ते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल सिर्फ लॉ और इंस्टीट्यूशंस में होता है, और मॉडर्न जो है अब हम बिहेवियर, कल्चर और रियल टाइम डेटा देखते हैं। ओके, अगर हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने की कुछ अप्रोचेस देखें तो वो ज़रूरी है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इस अप्रोच में फोकस होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि रूल्स और स्ट्रक्चर का स्टडी। ओके, यानी कि कैसे रूल्स हैं उस कंट्री के, कैसा स्ट्रक्चर है, हेड कौन है, उसके नीचे कौन काम करते हैं, ये सारा। ओके, एक और जो अप्रोच है आपके पास अवेलेबल, दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। इसमें लोगों के बिहेवियर पे फोकस होता है, यानी कि वोटिंग पैटर्न कैसा है, मेल फीमेल कौन ज्यादा वोट डालते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, कितने परसेंटेज वोट डलते हैं, और पब्लिक ओपिनियन क्या है, कि लोगों का क्या कहना है किसी पार्टी को लेकर। ओके, ये अप्रोच जो है सर्वेज और स्टेटिस्टिक्स यूज करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड अप्रोच आ जाती है, दैट इज सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। पॉलिटिक्स को एक सिस्टम माना जाता है और हर इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ का डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल सिस्टम्स का अलग है जो सारे इलेक्शंस देखते हैं, और मीडिया वालों का अलग है। तो ऐसे ही हर इंस्टीट्यूशन का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। किसी का काम होता है लॉ बनाना, किसी का होता है इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, जो बेसिकली मीडिया करता है, और एक का काम होता है सिस्टम को स्टेबल रखना। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ें तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स, डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है अथॉरिटेरियन। आपको इन दोनों के डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। देखो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस का टोटल स्ट्रक्चर जिससे डिसीजन लिए जाते हैं उसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम है जब सारा राज्यसभा लोकसभा ये दोनों मिलकर सारा एक डिसीजन मेकिंग होता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है। वहां पे सब कुछ प्रोसेस किया जाता है, डिबेट्स करे जाते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें दो तरह के आ जाते हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। हमें पता है ये डेमोक्रेटिक क्या होता है, जो हमारी कंट्री में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्टेड है, यानी कि अनोनिमस होता है वोटिंग, ऐसे किसी को किसी चीज के लिए डांटा नहीं जाता। ओके, रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है यहाँ पे, हर चीज लॉ के अंडर होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ पर। ओके, और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ये नहीं कोई पार्टी हार जाए तो वो रोना धोना शुरू कर दे, नहीं, अगर जो जीता फेयरली वही रूल करेगा। ओके, दूसरा सिस्टम होता है अथॉरिटेरियन सिस्टम।
देखो यहाँ पे क्या होता है, पावर एक लीडर या पार्टी के पास होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ कोरिया देखें तो वहां पे एक ही पार्टी है जो रूल करती है, वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं होते। यहाँ पे कोई लिमिटेड ऑपोजिशन होता है, कोई ज्यादातर ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं होता, बिकॉज दे आर सो स्कैर्ड ऑफ दैट पार्टी। ओके। यहाँ पे मीडिया और फ्रीडम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वीक होती है, किसी चीज के लिए वो अकाउंटेबल नहीं ठहराती गवर्नमेंट अपने आप को। एक तरह टोटलिटेरियन होता है यहाँ पर, ठीक है। उसी को हम अथॉरिटेरियन भी कह देते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि अब हम लेजिस्लेचर को देखेंगे कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में, दोनों कंट्री का कंपेयर कर कर। लेजिस्लेचर को पहले तो बताओ काम क्या होता है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, पब्लिक को रिप्रेजेंट करना, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना और बजट पास करना। ये कुछ बेसिक काम है लेजिस्लेचर गवर्नमेंट के। ओके। इसके यहाँ पे ये रहे कोर फंक्शंस: लॉ मेकिंग, रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को देखना, बजट का अप्रूवल और डिबेट और डेलिब्रेशन करना पब्लिक इश्यूज पे। इसमें अगर हम देखें तो दो तरह के लेजिस्लेचर्स हैं, एक है पार्लियामेंट्री और एक है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री क्या होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है ये। ओके। ये नहीं होता कि लॉज बनाए, चलो लॉ को छाप दिया, नहीं। लॉज तो ये बनाएंगे लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, लॉ को अप्लाई करेंगे। ओके। बेसिकली ये जो फॉलो होता है ये इंडिया और यूके में फॉलो होता है। फिर एक आता है प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेचर। इसमें दोनों अलग अलग इलेक्ट होते हैं, यानी कि आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेम नहीं होगा, अलग अलग तरीके से इलेक्ट होंगे। अगर अलग अलग पार्टीज भी आती है तो दे विल प्रैक्टिस दैट। ओके। दो यहाँ पे एक और होती हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस है, जैसे कि डेनमार्क न्यूजीलैंड में है। और बाइकैमरल दो हाउसेज है, जैसे कि इंडिया में है राज्यसभा और लोकसभा। ओके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव। अब हम इसको कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो आता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना लॉ को, ठीक है। गवर्नमेंट की चीजों को, ऑपरेशंस को मैनेज करना और लीडरशिप को एक्सरसाइज करना किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, सारे नहीं। ओके। इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे, एक है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री जो बेसिकली हमारे यहाँ पे होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है सबका, और लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल होता है एग्जीक्यूटिव, वो आंसर करता है लेजिस्लेचर को। ओके। और यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस से रिमूव भी हो जाता है, जरूरी नहीं एग्जीक्यूटिव आपका सेम रहेगा, अगर वोटिंग होती है, नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होती है तो रिमूव हो जाता है। ओके। फिर एक आता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट होता है। ओके। और इसका एक फिक्स्ड टर्म होता है, एक टाइम तक ही रहते हैं वो। और कैबिनेट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, जितना कैबिनेट है, जैसे कि आप लगा लो पूरा राज्यसभा लोकसभा, वो सारा कुछ जो है प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। ओके। काफी कंट्री जो है वो हाइब्रिड सिस्टम भी अपनाती हैं, जैसे कि फ्रांस। यहाँ पे कंट्रीज में प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ही हेड होते हैं। ओके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जुडिशरी। जुडिशरी पे देखो, जुडिशरी हमें पता है जुडिशरी का रोल क्या होता है। इसका काम होता है लॉ को समझाना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके। तो एक तरह ये हमारा लीगल ऑर्डर, गार्डियन ऑफ द लीगल ऑर्डर जो है उसे हम कहते हैं जुडिशरी, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देखो कोर्ट जो होता है वो लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अगर कोई लॉ बनाया और वो लॉ नहीं है सही या किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये काफी स्ट्रांग है ऐसा जुडिशियल रिव्यू यूएस और इंडिया में, लेकिन यूके में इसका लिमिटेड पावर है। फिर आती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी तब स्ट्रांग होती है जब जजेस सिक्योर होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि हम जो भी चीज को बोलेंगे वो लोग फॉलो करेंगे, हमें क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। ओके। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। और जिस कंट्री की स्ट्रांग जुडिशरी होती है उसी का डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में जुडिशरी स्ट्रांग नहीं है तो आप लॉज बनाते रहो, अगर उन लॉज को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा और उनके अगेंस्ट कोई चार्ज ही नहीं हो रहा, अगर कोई लॉ को फॉलो ना करके कोई चार्ज ही नहीं कर रहा, तो फिर आपकी उस लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एक कंट्री का डेमोक्रेसी उसके जुडिशरी पे डिपेंड करता है। ओके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स पे। देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, क्या होती हैं ये, इनका काम होता है इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, सबके इंटरेस्ट को समझना,
कैंडिडेट सिलेक्ट करना कि हमारी तरफ से कौन खड़ा होगा, कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाना इनका काम होता है, और ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे बता रखा है कि एक तो ये सोसाइटी की डिमांड्स को देखते हैं, अपनी पार्टी में लोग रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन करते हैं, दैट इज पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, और इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन यानी कि कैंपेन्स वगैरह करते हैं और एनकरेज करते हैं लोगों को वोटिंग के लिए। ठीक है, अब इसके भी काफी सारे टाइप होते हैं पार्टी सिस्टम्स के। अगर इसके सिस्टम के टाइप देखें तो पहला है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है। मोस्टली हमें चाइना और क्यूबा में दिखता है ये। टू पार्टी सिस्टम, दो मेजर पार्टीज हैं ऑल्टरनेट पावर में, यूएसए और यूके में दिखता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम, ज्यादा पार्टीज है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, दैट इज इंडिया और जर्मनी में फॉलो होता है। ओके, अब हम आते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप पे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स। प्लीज इसको करके जाना कल के एग्जाम के लिए। देखो, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? पहले तो ये ग्रुप्स गवर्नमेंट बनाने नहीं चाहती, बस पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। यानी कि प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं काम करना चाहते, यानी कि उनको कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई एमएलए ये सब नहीं बनना, लेकिन वो लोगों के लिए जो है काम करना चाहते हैं, वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। एक तरह लोगों की आवाज बनते हैं प्रेशर ग्रुप। ओके, इनके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेक्शनल ग्रुप्स, ये बेसिकली ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं। प्रमोशनल होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं। इनसाइडर होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, और आउटसाइडर होते हैं जो अपनी पब्लिक कैंपेन्स के लिए काम करते हैं। ओके, अब इनके मेथड क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप के मेथड क्या होते हैं पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के? सबसे पहला आ जाता है लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है? ये लोग लेजिस्लेचर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पॉलिसीज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो लॉ में जितने भी जजेस होते हैं उन सबको। ठीक है, फिर आता है मीडिया कैंपेन। ये पब्लिक को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया के थ्रू, न्यूज रिपोर्टिंग के थ्रू। लीगल एक्शन, ये कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं किसी भी लॉ के अगेंस्ट। और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट वगैरह और रैलीज वगैरह। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे। देखो, सबसे पहले होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी हाईएस्ट वोट होगा, जिसको भी मिला होगा सबसे ज्यादा वोट, वो विनर बन जाएगा। ओके, तो एक तरह ये यूएस, यूके, इंडिया सब में होता है, यानी कि जो भी मेजोरिटी में जिसको वोट मिले तो वो हो गया। अब मेजोरिटी वोट क्या होता है? बाई चांस एक पार्टी को 51% वोट मिले और एक पार्टी को 49%, तो 51 वाला जीत जाएगा। जबकि अगर हम कंपेयर करें तो 51-49 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये होता है FPTP। नेक्स्ट आता है मिक्स सिस्टम। यहाँ पे FPTP भी यूज होता है और PRB यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? वोट शेयर के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती है। जैसे कि 51% अगर मेजोरिटी आया तो 51% सीट्स उस पार्टी को मिलेंगी और 49% दूसरी पार्टी को। ओके, तो यहाँ पे फेयर होता है सब कुछ और ये कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। और मिक्स सिस्टम में ये दोनों यूज होते हैं। ओके, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बियॉन्ड वोटिंग कैसे यूज होता है? जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं चीज़ों के लिए, कैंपेन्स करते हैं, सोशल मूवमेंट्स करते हैं, या फिर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हम लोग डिजिटली किसी भी चीज़ को अगर एक इशू बनाते हैं तो वो चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट पावर एंड गवर्नेंस। कैसे पावर डिवाइडेड है? देखो, स्टेट सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर देख रहा है आपको स्टेट है। ये लोग जो है इनके बेसिकली इनके पास टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सवरेनिटी, ये सब कुछ होता है। ओके, पावर वर्सेस अथॉरिटी अगर हम देखें तो देखो, पावर होता है किसी को कंट्रोल करना। ठीक है, अब अगर मैं एक टीचर है, उसके पास पावर है कि वो एक बच्चे को डांट सकती है, मार सकती है। ओके, पर ऐसा कोई लॉ नहीं है, कहीं पे लॉ नहीं बना हुआ। जहां पे लॉ का काम आ जाएगा वो हो जाएगी अथॉरिटी। ठीक है, जैसे कि अगर एक टीचर एक बच्चे को मार रही है तो उसके पास पावर है उस चीज की, कोई लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप बच्चे को मार सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर एक पुलिस वाला किसी रेपिस्ट को या किसी भी थीफ को मार रहा है तो वो अथॉरिटी है, उनको वायलेंस करना अलाउड होता है, तो ये होता है अथॉरिटी। ओके, वेबर के 3 टाइप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल होता है जैसे कि कोई बाबा वाबा है, ठीक है, और उनके पास एक ट्रेडिशनल पावर होता है कि वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से।
और कैरिस्मेटिक होता है, यानी कि कोई भी बहुत तुम लगा लो बॉलीवुड सेलिब्रिटी टाइप करिश्मा से पावर है उनका। और लीगल रैशनल, जब आप किसी लॉ के पास पावर देते हो किसी को। ओके, अगर अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक होता है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस तब फॉलो होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस तब बोला जाएगा जब उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे लॉ फॉलो करे जाते हैं, अगर नहीं करे जाते तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट मिलती है। ओके, और इसमें पार्टिसिपेशन होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में भी और वोटिंग में भी। ओके, तो अब ये बीपीएससी 109 का जिसका कल एग्जाम है उसके लिए पूरा रिवीजन मैंने करवा दिया है, मोर देन इनफ है। अगर इतना कर जाओगे तो कल के पेपर में 70 to 80% मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। अगर कुछ और तुम्हारे डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।